देखिए, सबसे पहले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अभियान है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल सशक्तिकरण अभियान। इससे हम शुरुआत करेंगे। देखिए, आपको पता है कि हमारे देश में विमुद्रीकरण हुआ, डीमोनेटाइजेशन हुई। उसके बाद से भारत सरकार लगातार एक कैशलेस इकोनॉमी या फिर कम से कम एक लेस कैश इकोनॉमी की तरफ हमको ले जाना चाहती है। अब इस सपने में इस इनिशिएटिव में सबसे बड़ी हिंड्रेंस क्या है, सबसे बड़ी रुकावट, ऑब्स्टिकल क्या है? डिजिटल इलिटरेसी। हमारे देश की एक बड़ी संख्या को ये नहीं पता कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, मोबाइल फ़ोन कैसे काम करता है, टैबलेट्स, इंटरनेट कैसे काम करता है। तो देखिए, ये जो योजना है, ये अभियान जो है, ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शुरू की गई है कि किस तरीके से हम हमारे जो रूरल एरिया हैं, क्योंकि देखिए, जो एनएसएसओ का 2014 का जो सर्वे आया था ऑन एजुकेशन, उसमें उन्होंने बताया है कि हमारे जो रूरल हाउस होल्ड हैं उसमें 94% के अराउंड लोग डिजिटली लिटरेट नहीं है। मतलब कि वो कंप्यूटर से इतने रूबरू नहीं है, उनको पता नहीं है कि कैसे काम करता है वो, किस तरीके से हमें उसे यूज़ करना है, इंटरनेट से कैसे हम ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, वो तो बहुत दूर की बात है। उनको वो सिखाने में तो भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये जो हमारे रूरल एरिया के लोग हैं, ये एक लेस कैश इकोनॉमी या कैशलेस इकोनॉमी का हिस्सा कैसे बन पाएंगे, इनका इंक्लूजन कैसे होगा जब इनको ये ही नहीं पता कि कंप्यूटर जैसी बेसिक चीज़ ऑपरेट कैसे करते हैं। तो देखिए, इस सशस्त्र अभियान के अंडर, इस डिजिटल सशस्त्र अभियान के अंडर जो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था, इसमें 6 करोड़, बहुत ही बड़ी एक संख्या है, 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को डिजिटली लिटरेट बनाया जाएगा। डिजिटली लिटरेट होने का अर्थ क्या है, डेफिनेशन क्या है, आपको अगली स्लाइड में पूरा क्लियर करूँगा। देखिए, इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट होगी वो होगी 2350 करोड़ के आसपास। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो पूरा एक इनिशिएटिव है, ये अभियान है, ये चलेगा बाय मार्च 2019। ये देखिए, दुनिया का हो सकता है लार्जेस्ट डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम हो। शायद दुनिया में किसी और देश ने इतने बड़े स्केल में, क्योंकि पहली बात तो आबादी हमारे इतनी बड़ी है, मगर तब भी शायद ही किसी और देश ने इतने बड़े स्केल पर एक ही साथ अपनी जो उनकी पॉपुलेशन है उनको कंप्यूटर्स के बारे में, उनको टैबलेट्स के बारे में सिखाने का इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया हो। और ये फेजेस में होगा, ठीक है। पहला फेज़ होगा 2016-17, फिर 17-18 और फाइनली 18-19। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि इकट्ठा नहीं करेंगे, ओवर द ईयर्स फेजेस में लोगों को एम्पावर किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके से वो कंप्यूटर्स और जो डिजिटल चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आपको थोड़े और नोट्स बताता हूँ इसके। अच्छा, देखिए, डिजिटली लिटरेट होने का अर्थ क्या है। देखिए, अगर एक पर्सन कंप्यूटर ऑपरेट कर लेता है, डिजिटल डिवाइसेस जैसे कि टैबलेट, स्मार्टफोन वगैरह, इन सब को चला लेता है, उसको पता है कैसे काम करते हैं, ईमेल भेज सकता है, रिसीव कर सकता है, इंटरनेट ब्राउज कर सकता है, सरकारी जो सर्विसेज हैं उनको एक्सेस कर सकता है ऑनलाइन, गूगल पर इंफॉर्मेशन सर्च कर सकता है, कैशलेस ट्रांजैक्शंस को अंडरटेक कर सकता है। दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैशलेस इकोनॉमी तब तक नहीं बन सकती जब तक हम हमारे जो रूरल एरिया हैं उनको साथ में लेके नहीं चलते। क्योंकि अर्बन एरिया में तो लोगों के पास कंप्यूटर्स हैं, दे नो फ़ोन कैसे काम करता है, लोग सिखा देते हैं एक दूसरे को और लोग कैचअप कर लेते हैं। मगर रूरल एरिया में वो प्रॉब्लम है अभी, वहाँ पर इंफॉर्मेशन पहुँचने में काफ़ी टाइम लगता है। तो वो पीछे ना रह जाए इसमें, तो इसलिए ये मुहिम छेड़ी गई है। तो बेसिकली एक डिजिटली लिटरेट आदमी मतलब कोई भी आईटी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सके। और बेसिकली देखिए, ये सिर्फ कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए नहीं है। सीधी सी बात है, अगर हमारे रूरल एरिया में लोगों को पता लगेगा कि इंटरनेट की ताकत क्या है, किस तरीके से कंप्यूटर से वो नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं जैसे आप इस वक्त कर रहे हैं, तो वो नेशन बिल्डिंग में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वो आगे जाकर उनके दिमाग में भी आइडियाज़ आएंगे, वो भी शायद कुछ इनोवेट करना चाहें, कुछ नया, कुछ दुनिया को देना चाहें। सो ओवरऑल डिजिटल इंडिया के लिहाज से भी
कैशलेस इंडिया के लिहाज से भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अभियान है ये। देखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली बात तो ये जो पूरी योजना है, स्कीम है, ये कैरी आउट की जाएगी अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। यहाँ पर जो मिनिस्टर कौन है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अगर आपको नहीं पता तो मैं पीडीएफ में भी इसकी आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी इस पूरी वीडियो की, वहाँ पर भी मेंशन कर दूंगा। और उसके अलावा वैसे सब लोग डिजिटली लिटरेट लोग हैं, पता कर ही लोग हैं एनीवे। तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में उनकी जो रिस्पेक्टिव एजेंसीज़ हैं वो कोलैबोरेट करेगी विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ठीक है। और उसके अलावा देखिए, ये जो पूरा अभियान है ये इनिशिएट किया जाएगा अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ये हमने बात कर ली थी। सो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट अभियान है, याद रखिएगा इसके बारे में। देखिए, अब हम बात करेंगे प्रवासी कौशल विकास योजना के बारे में। ये बेसिकली एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है हमारे यूथ के लिए, मगर ये देखिए जो ओवरसीज़ काम करना चाहते हैं, जो इंडिया के बाहर काम करना चाहते हैं, उनके लिए बनाया गया है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 14th प्रवासी भारतीय दिवस को इसको लॉन्च किया गया था, और इसको लॉन्च किया था हमारे प्रधानमंत्री ने। और देखिए, सिग्निफिकेंट ये इसलिए भी है क्योंकि जब इसको लॉन्च किया तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा वहाँ पर चीफ गेस्ट थे इवेंट में। तो आपको याद रखना है कि प्रवासी कौशल विकास योजना जो है ये ओवरसीज़, नाम से लग ही रहा होगा कि प्रवासी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के लिए है। इसको लॉन्च कब किया? 14th प्रवासी भारतीय दिवस को, और पोर्टुगल के प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा चीफ गेस्ट थे। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 2009 में इसको बनाया गया था, और पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे ये काम करती है। आगे देखिए, एक एमसीक्यू है काफ़ी इम्पॉर्टेंट। ये जो 14th ये प्रवासी भारतीय दिवस था, ये आखिर कहाँ हेल्ड किया गया था, हुआ कहाँ पे था ये? जहाँ पर ये जो ओवरसीज़ जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, और पोर्टुगल के प्रधानमंत्री भी जहाँ पर चीफ गेस्ट थे। तो देखिए, आपके सामने ऑप्शंस है। यहाँ पर देखिए सही आंसर हुआ इसका बेंगलुरु, कर्नाटका। यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज किया गया था 14th प्रवासी भारतीय दिवस, और उसी में ही उन्होंने वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लॉन्च किया था। देखिए, आगे एक इनिशिएटिव जो 2014 जनवरी 2014 में लॉन्च किया गया था, उससे रिलेटेड एक डेवलपमेंट है, वो उसका भी आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। देखिए, 7 जनवरी 2014 को भारत सरकार ने लॉन्च की थी राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये कार्यक्रम इन्होंने लॉन्च किया। इस कार्यक्रम का एम था कि जो हेल्थ और डेवलपमेंट नीड्स होती है हमारे देश के नवयुवकों की, एडोलेसेंट्स जो होते हैं, उनकी जो हेल्थ और डेवलपमेंट नीड्स होती हैं उसमें कमी ना आए, और उसको किस तरीके से हम पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, उसी के अंडर, इसी कार्यक्रम के अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2 चीज़ें लॉन्च करी है। एक तो साथिया रिसोर्स किट, दूसरी साथिया सलाह मोबाइल ऐप। ये जो रिसोर्स किट है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अलग से बताऊंगा इसके बारे में आपको। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि जो ये रिसोर्स किट है और ये साथिया सलाह मोबाइल ऐप है, जो हमारे नवयुवकों के लिए है, उनकी हेल्थ और डेवलपमेंट नीड्स को केटर करने के लिए ये लॉन्च करी गई है एज ए पार्ट ऑफ राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रोग्राम। अब जरा ये जो किट है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो रिसोर्स किट है इसे डेवलप किया गया है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड और पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। तो आपको दोनों ये भी याद रख ही लेना, ठीक है। ये वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं ऑफ कोर्स, मगर एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट की तरह आ सकता है, ये आ सकता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड और पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने मिल के ये रिसोर्स किट प्रोवाइड करी है। इसके अंदर कुछ मतलब बेसिकली किस तरीके से नवयुवकों को और हम जागरूक कर सकते हैं आप उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी जो नीड्स होती हैं उसके बारे में। तो उसके अंदर एक एक्टिविटी बुक होगी, ठीक है, एक गेम्स ही बना दिया उन लोगों ने, क्वेश्चन आंसर बुक होगी और पीयर एजुकेशन डायरी होगी। और जो ऐप है उससे वो अपने को अगर उनको सवाल पूछने हैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड और किसी अपनी लाइफ से रिलेटेड, एक नवयुवकों को कोई सवाल पूछने हैं,
वो ऐप से वो सवाल भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपको याद रखना किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फ़ंड का यहाँ पे मेंशन किया गया, तो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी याद रख लेना। और किस प्रोग्राम के अंडर इसको लॉन्च किया गया है। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। देखो पहले ये समझ लो अप्रेंटिसशिप क्या होता है। ये होती है शादिरगी, किसी कंपनी में एज ए ट्रेनी कह लीजिए काम करना, ठीक है। तो देखिए ये स्कीम जो है जॉब क्रिएशन के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश कानपुर से। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर इस स्कीम के अंडर क्या होगा कि 50 लाख यंगस्टर्स को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी इन वेरियस कंपनीज, और उससे सीधी सी बात है इवेंचुअली और जॉब्स भी क्रिएट होंगे। इस स्कीम का एक बहुत ही बड़ा बजट है 10,000 करोड़ का। अच्छा, अब सरकार किस तरीके से कंपनीज को हेल्प करेगी कि ये ऐसे जो यंगस्टर्स हैं इनको एज ए शागिर्द वहाँ पर अपने कंपनी में रखे, ये जानते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये समझ लो कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आखिर होती क्या है। देखो अप्रेंटिसशिप में एक बेसिकली एक ट्रेनिंग ही दी जाती है एक आदमी को किसी इंडस्ट्री या किसी एस्टेब्लिशमेंट में। तो इसमें ये जो पूरी ट्रेनिंग होती है इसमें बेसिक ट्रेनिंग भी होती है और ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है। तो सरकार दोनों में जब ट्रेनिंग जो कंपनी जो भी एस्टेब्लिशमेंट दे रही होगी उनको कुछ हेल्प करेगी इन यंगस्टर्स को पे करने में। ये समझाता हूँ आपको। अच्छा देखिए, ये वैसे ज़्यादा एग्ज़ाम के लिहाज से इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, पर फिर भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। देखिए इसमें जो भी इंडस्ट्री जो भी कंपनी एम्प्लॉय करेगी इन अप्रेंटिस को, तो क्या करेंगी कि सरकार उसमें से 25% जो स्टाइपेंड दिया जाएगा वो पे ऑफ करने में मदद करेगी, ठीक है। और बेसिक ट्रेनिंग में वैसे तो मतलब जो होगा ये 1500 के आसपास का होगा, मगर जब बेसिक ट्रेनिंग तक बात जाएगी तब उसमें लिमिट बढ़ाकर 7,500 तक कर दी गई है। अब देखिए ये उनके लिए ही होगा जो बिना किसी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के या बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के किसी कंपनी में आते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए ये किया जाएगा, ठीक है। बाकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डीप जाने की जरूरत है नहीं, पर बता रहा हूँ कि किस तरीके से सरकार हेल्प करेगी। अच्छा देखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये याद रखना। नाप्स जो है उसको इम्प्लीमेंट करेगा डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग DGT अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और आपको इस स्कीम का जो पूरा बजट है वो याद रखना है 10,000 करोड़, इजी टू रिमेंबर, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए अब जरा बात करते हैं अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत के बारे में। ये नई स्कीम नहीं है जानता हूँ, मगर आई थिंक पिछली वीडियोस में ये हमारी रह गई थी, तो इसके बारे में भी आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको देखिए लॉन्च किया गया था हमारे प्रधानमंत्री द्वारा ये जून 2015 में। देखिए रिजुविनेशन का पहले मतलब समझ लीजिए। रिजुविनेशन मतलब नया करना। क्या नया करेंगे हम? हमारी जो छोटे टाउन्स हैं जहाँ पर कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसको पूरा करेगा अमृत। अब ज़रा थोड़ा पॉइंट्स में समझ लेते हैं किस तरीके से पूरा करेगा और इसका बजट क्या है। ये देखिए आपको मेंस में भी ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी। ये बाय द वे मैंने जो गवर्नमेंट वेबसाइट है ये अमृत की वहाँ से लिया है, सो यू कैन कम्प्लीटली रिलाई ऑन इट। आप इसको कम्प्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं और आपके नोट्स में ये शामिल हो सकता है। पर्पस क्या है अमृत का? देखिए अमृत का पर्पस है ensure that every household has access to tap with assured supply of water and a sewage connection। तो हर घर में एक नलका हो और पानी की सप्लाई हो और साथ में सीवेज कनेक्शन हो। दूसरा, इंक्रीज द एम्यूनिटी वैल्यू ऑफ सिटीज बाय डेवलपिंग ग्रीनरी एंड वेल मेंटेन्ड ओपन स्पेसेस। तो देखिए अमृत के अंडर कोशिश किया जाएगा कि सिटीज़ में वहाँ पर ग्रीनरी हो, पार्क हो जहाँ पर बच्चे खेल सके, ओपन स्पेस हो, खुली हवा है। ये बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ये ऐसा ना लगे कि बस एक कंक्रीट जंगल में लोग रह रहे हैं। एक पार्क होना एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है अमृत मिशन का। उसके अलावा देखिए जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन लेवल्स है, उनको भी काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश की जाएगी बाय स्विचिंग टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ फॉर नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट। तो सीधी सी बात है अमृत के अंडर कोशिश की जाएगी
कि जो साइकिल चालक है उनके लिए अलग से जगह बनाई जाए, ताकि वो रोड पे, आपको पता है खतरा होता है साइकिल चलाने से, तो उनको थोड़ी जगह दी जाए ताकि वो सेफली साइकिल चला पाए। उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए कि बस स्टॉप्स हो, और ओवरऑल लोग अपनी खुद की गाड़ी कम यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स पे इकट्ठा ज़्यादा जाएं। तो इससे सीधी सी बात है, पोल्यूशन लेवल्स भी कम होंगे, जिसमें देश को ओवरऑल और ज़रा बेनिफिट मिलेगा। काफ़ी सारी हमारी कमिटमेंट्स है पोल्यूशन को लेकर, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी ये शामिल होता है। तो ये सब को मीट करने में काफ़ी एक अहम भूमिका निभाएगा ये वाला पॉइंट। तो अमृत इन 3 चीज़ों पे प्राइमरीली फोकस करेगा। आगे देखिए कुछ नोट्स हैं आपके लिए यहाँ पे। इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट आपके एग्ज़ाम में ये एज एन ऑप्शन आ सकता है। तो देखिए पहला जो है यहाँ पे पॉइंट, राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू सबमिट स्टेट एनुअल एक्शन प्लान अंडर अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो राजस्थान पहला स्टेट था जिसने एक स्टेट एनुअल एक्शन प्लान सबमिट किया था अंडर अमृत। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट। सेकेंड है, देखिए क्या अमृत में सारे पैसे सरकार अपने लगा रही है? नहीं, ये देखिए एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बेस्ड है। मतलब कि कुछ पैसे गवर्नमेंट लगाएगी, कुछ पैसे प्राइवेट कंपनीज लगाएगी, ये वेरी करता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कोई डेफिनेशन नहीं होती, कभी कभी एक पार्टी सारे पैसे लगाती है, दूसरी पार्टी मैनेज करती है। सो इट डिपेंड्स, ये मतलब डिपेंड करता है कि किस जगह की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे उसके हिसाब से होगा। मेन आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बेस्ड है अमृत। फाइनली इसका जो बजट है वो है 50,000 करोड़ रुपए। ठीक है, और इसमें इनका एम है कि 500 सिटीज़ को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें आएगी, मैंने आपको बता दिया, सीवेज वगैरह सब, पार्क, उसके अलावा वाईफाई कनेक्टिविटी जैसी चीज़ें भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसिकली उन सिटीज़ को अपग्रेड करेंगे। ठीक है, और अमृत बेसिकली रिप्लेस करेगी, कर ही चुकी है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन। तो इस स्कीम के अंडर जो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो भी अमृत के अंडर ले लिए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसको अबैंडन करके होगा, ये बेसिकली अमृत इसको टेक ओवर कर लेगा। आगे देखिए रिवीजन के लिए आपके सामने एक अमृत से रिलेटेड एमसीक्यू है। 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने ऑन द इंफॉर्मेशन दैट वी डिस्कस्ड जस्ट नाउ, बस रिवीजन के लिए। पहली स्टेटमेंट है, अंडर अमृत 500 सिटीज़ आर टारगेटेड फॉर डेवलपमेंट। सेकंड है, अमृत इज बेस्ड ऑन पीपीपी मॉडल। आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। देखिए अभी हमने पूरा डिस्कस किया था, इसका ऑप्शन है बोथ। तो आपको ये दो जो पॉइंट्स हैं ये 110% याद रखना है। देखिए अमृत को स्मार्ट सिटी जो हमारा मिशन था, प्लान था, उसी के साथ लॉन्च किया गया था। अमृत और स्मार्ट सिटी में फ़र्क क्या है? देखो स्मार्ट सिटी में क्या है कि 100 सिटीज़ को वो कवर करेगी और बजट रफली सेम ही है, कुछ अराउंड 48,000 करोड़ के आसपास का है उसका, और इसका कुछ 50,000 करोड़ है। मगर यह है कि इसमें 50,000 करोड़ ज़्यादा सिटीज़ में बांटे जाएंगे, और स्मार्ट सिटीज़ थोड़ा वो बड़ा जो उनके पास एक फ़ंड है वो कम सिटीज़ पे अप्लाई करेगी, तो उससे थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मगर अमृत भी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है रिजुविनेशन के लिए, नया जैसा करने के लिए हमारे शहरों को। देखिए फाइनल क्वेश्चन एक और है अमृत के बारे में, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। अमृत एंड स्मार्ट सिटीज़ मिशन आर इंटरलिंक्ड। ठीक है, अमृत विल ले द फाउंडेशन फॉर स्मार्ट सिटीज़ टू ग्रो एंड डेवलप। देखिए यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था, स्मार्ट सिटीज़ मिशन और ये इंटरलिंक्ड है। अमृत एक तरीके से फाउंडेशन तैयार कर देगा जिस पे स्मार्ट सिटी मिशन आगे काम करेगा। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन आपको पता है कम शहरों पे काम करेगा, मगर जहाँ पे अमृत काम कर चुका है वहाँ पर अगर वो काम करेगा तो उसको एक बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी फाउंडेशन अमृत ने तैयार कर रखी होगी। आगे देखिए एक फाइनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिससे आप स्मार्ट सिटीज़ मिशन और अमृत के बीच में जो एक कनेक्शन है वो समझ जाए, और जो थोड़ा डिफरेंस है वो भी समझ जाए। देखिए कैबिनेट ने दोनों को अप्रूवल दी थी, और अमृत में 500 शहर कवर होंगे, स्मार्ट सिटीज़ में 100 होंगे, और स्मार्ट सिटीज़ मिशन का जो टोटल बजट है 48,000 करोड़ है, अमृत का है 50,000 करोड़। ठीक है, और मैंने आपको बताया दिया कि अमृत फाउंडेशन तैयार करेगा स्मार्ट सिटीज़ के लिए, तो वो आपके माइंड में थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली 2 अलग अलग स्कीम्स हैं, अलग अलग उनके रास्ते हैं, अलग अलग उनकी इम्पोर्टेंस है।